नमस्कार मित्रों। यदा कदा जब भी हम फ्री होते हैं और किसी टॉपिक के बारे में चिंतन व मनन करते हैं तो अकस्मात कुछ न कुछ विचार आ ही जाते हैं, जिस पर हम बोलने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। आज की जो चर्चा है कि सामाजिक दृष्टिकोण से समाज के अंदर, परिवार के अंदर जो कभी कभार समस्याएं आ जाती हैं, वो क्यों आ जाती हैं। ख़ास तौर से जो समस्याएं होती हैं वो परिवार में बच्चों को लेकर होती हैं, और बच्चों के को लेकर होना ही भी चाहिए, क्योंकि मानव जाति जो आज के समय में जी रही है तो सबसे पहला उसका खुद का जो लक्ष्य होता है वो सबसे पहले ये होता है कि अपने आप को मजबूत करना, और इतना मजबूत कर ले कि अपने बच्चों को सही तरीके से शिक्षा और दीक्षा दे सके, उसका लालन पालन पोषण अच्छी तरीके से करे। और इस लालन पालन पोषण में सबसे जो प्रमुख रोल होता है वो एक माँ का होता है। माँ का जितना महत्वपूर्ण रोल होता है, हम समझते हैं संसार के अंदर किसी भी मानव जाति के अंदर, लड़के हों या लड़कियां हों, शायद किसी का भी नहीं हो सकता। हालांकि पिता का भी रोल होता है, किंतु पिता भावनात्मक तौर पर इतना चिंतन मनन अपने बच्चों के लिए नहीं करता है जितना कि माँ करती है। पुरानी परंपराओं के अनुसार आज भी कुछ ऐसे प्रचलित परिवार हैं कि जहाँ पे स्त्री जो होती है वो लड़कों को बहुत ज़्यादा महत्व देती है, और आज भी कहीं कहीं पे दे रही हैं। तो जिन परिवार में माताएं बहनें लड़कियों को महत्व ना देकर लड़कों को महत्व देती हैं और उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके पालन पोषण के लिए अधिकांशता नित्य प्रतिदिन सोचती रहती हैं, तो जब तक उस परिवार के अंदर उनकी लड़कियों की शादी नहीं हो जाती है, या भाई बहन के बीच में एक तरीके का छोटा सा अंतर विरोध बना ही रहता है, क्योंकि ऐसा नहीं घर के अंदर कोई भी कार्य संपन्न हो रहा है तो उस कार्य को समाज नहीं देख रहा है, या परिवार में ख़ानदान में कोई और नहीं देख रहा है, किंतु बच्चों में, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, बचपन से लेके ख़ास तौर से जवानी तक, जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती है तब तक तो वो इस चीज़ का शिकार होते ही हैं। ख़ास तौर से जितनी फीमेल वर्ग के लोग शिकार होते हैं उतना शायद मेल वर्ग के लोग नहीं होते हैं। हमारा ये मानना है, जिस परिवार के अंदर यदि किसी महिला ने पुरुष जाति को या मेल जाति को या लड़के को बहुत ज़्यादा महत्व देने का प्रयास किया होता है, भले ही वो अच्छी से अच्छी तालीम दिलवा दे, शिक्षा दिलवा दे, कहीं ना कहीं पर उस बच्चे में किसी न किसी प्रकार की कुछ कमियां उत्पन्न हो जाती हैं, और वो कमियां कहीं उसकी शुरुआत जो होती है वो उसके घर से होती है। उसके बाद उसके साथ में जिस प्रकार की जो संगत होती है, संगति के कारण होती है। इन समाज के अंदर संगति का, मानव जीवन में यानी उसके परिवार में बच्चों की संगति का बहुत बड़ा रोल रहता है। उसके बाद उसकी शिक्षा और दीक्षा का रोल रहता है। किंतु हम प्रासंगिक तौर पर एक बात कहना चाहेंगे कि हम कभी किसी धर्म, मज़हब, लिंग, संप्रदाय का विरोध ना ही करते हैं, ना ही करने की हमारी कोई ऐसी मंशा है, किंतु स्त्रियों के लिए हम सिर्फ एक बात यदा कदा अक्सर कहते आए हैं कि यदि स्त्री नहीं भी पढ़ी लिखी है तो वो ईश्वर की आराधना साधना करे, किंतु अंधविश्वास ना करे। माताओं को ऐसा लगता है कि यदि उसका पुत्र उससे भी ज़्यादा साधना करता है, या पूजा पाठ में विश्वास करता है, या किसी तंत्र मंत्र यंत्र की विद्या को सीख रहा है,
और उस साधना को प्राप्त करने के लिए वो बड़ी सी बड़ी तपस्या कर रहा है। तो एक अशिक्षित माँ को ऐसा लगता है कि उसका पुत्र शायद बहुत ही कोई अच्छा कार्य कर रहा है, जबकि उसके पुत्र को ये पता ही नहीं होता है कि यंत्र मंत्र तंत्र यंत्र की साधना के क्या नियम हैं, किस प्रयोग के आधार पर करना चाहिए, और यदि कोई साधना कर रहे हैं तो इसके लिए गुरु का होना आवश्यक है या नहीं है। किंतु माँ को बड़ा अच्छा लगता है कि यदि उसकी माँ 24 घंटे में यदि 4 घंटे सुबह शाम पूजा पाठ करती है, और यदि उसका पुत्र 8 घंटे पूजा पाठ करने लगता है, तो सबसे ज़्यादा यदि खुशी होती है तो उसकी माँ को होती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो 4 घंटे पूजा की है, तो उसने अभी तक जो जीवन में प्राप्त किया है वो किसी दैवी शक्ति के माध्यम से प्राप्त हुई है। किंतु ये वो भूल जाती है कि जिसके साथ उसका विवाह हुआ है, और विवाह के उपरांत जो जिससे उसका संबंध स्थापित हुआ है, वो किस प्रकार से, किस मेहनत से, कितने कष्टों से धन का संचय करता है, और एक परिवार को महीने भर में किन किन ज़रूरतों को पूरा करना होता है, उन ज़रूरतों को उसका एक हमसफ़र ही करता है। किंतु माँ इस चीज़ों को गहराइयों से नहीं देख पाती है, नहीं समझ पाती है, और ना ही उनकी संतानें देख पाती हैं और समझ पाती है। और जीवन का एक वो अनमोल क्षण, वो क्षण जिसमें व्यक्ति खुद अपने जीवन के अनमोल समय को, और उनका बच्चे के जीवन के अनमोल समय लगभग बर्बाद हो चुका होता है। उसके बाद यदि वो किसी अच्छे स्कूल में तालीम ले भी लेता है, तो कुछ हद तक तो वो तरक्की कर पाता है, किंतु आंशिक स्तर पर वो अंधविश्वास में लीन होने के कारण उस तरीके की तरक्की नहीं कर पाता है जिस तरीके की तरक्की होनी चाहिए। उसके उपरांत यदि उसके परिवार में उसकी लड़कियां होती हैं, यानी जो माताएं होती हैं, उनकी जो बेटियां होती हैं, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान ना देते हुए सिर्फ़ एक एज़ ए फॉर्मेलिटी के तौर पर, क्योंकि आज भी लोगों की मानसिकता बनी हुई है कि बेटियां जो होती हैं वो पराया धन होती हैं। चूँकि जब विवाह करना होता है तो उन्हें धन के माध्यम से विदा करना होता है, तो अपनी बेटियों को कम पैसों में विदा कर कर अपनी ज़िम्मेदारियों से फ्री होना, ये कोई बहुत बड़ा बड़प्पन नहीं है। किंतु जब बारी आती है अपने पुत्र की शादी विवाह संपन्न हेतु, तो यही प्रयास रहता है कि उनके पुत्र को उनकी शिक्षा दीक्षा की काबिलियत पर अधिक से अधिक जितना धन मिल जाए, वही प्राथमिकता की श्रेणी में देखा जाता है। किंतु वो इस बात को कभी नहीं देखते हैं कि जिस दूसरे परिवार से कोई वो किसी की बेटी को लेकर आ रहे हैं, उसके परिवार की हिस्ट्री क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है, किस तरीके के लोग पढ़े लिखे लोग हैं या पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। किंतु चूँकि धन अधिकता के तौर पर मिल जाता है, और अशिक्षित महिलाएं चाहे इस परिवार की हों चाहे उस परिवार की हों, दोनों ही एक दूसरे की इन चीज़ों को नहीं देखते हैं। सिर्फ ये देखते हैं, लड़की वाला ये देखता है कि जिस घर में हम अपनी बेटी का विवाह करने जा रहे हैं, तो वो धन से कितना मजबूत है, कितनी खेती है, मकान बना है नहीं बना है, और आगे भविष्य में क्या संभावनाएं हैं। उसकी पुत्री जो है, उस यदि वो विवाह उस परिवार में कर देती हैं, तो कितना उचित रहेगा, कितना सही रहेगा। ठीक उसी प्रकार से लड़के वाले भी जब विवाह संपन्न करने के बारे में सोचते हैं, तो उनका प्राथमिक दृष्टि में इस चीज़ पर फोकस नहीं रहता है कि उसके परिवार में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। सिर्फ एक बात का फोकस होता है कि उनकी डिमांड पूरी हो रही है या नहीं हो रही। यदि डिमांड पूरी हो रही है तो वो विवाह के लिए राज़ी हो जाते हैं, और बस यहीं पर गलतियाँ प्रथम श्रेणी की शुरुआत हो जाती है। हमारा ये मानना है, विवाह के उपरांत जो शिक्षा दीक्षा लड़के ने अपने माँ से ली है, उसके बाद उसने अपने बाबा से ली है और अपने पिता से ली है। क्योंकि व्यक्ति बाहर से कुछ भी नहीं सीख कर आता है। प्रथम पाठशाला उसकी घर में होती है। प्रथम पाठशाला का जो प्रमुख स्रोत होता है, वो उसकी पहले प्रथम श्रेणी में माँ होती है, द्वितीय श्रेणी में उसका पिता होता है, तृतीय श्रेणी में उसके जो पूर्वज लोग होते हैं, बाबा, दादा और दादी,
चतुर्थ श्रेणी में संगति और पंचमी श्रेणी में हम ये मान कर चलते हैं शिक्षा होती है। किंतु जिस श्रेणी का सबसे ज़्यादा फोकस, जिस चीज़ पर समय सबसे ज़्यादा लड़के ने व्यतीत किया है या लड़की ने व्यतीत किया है, वो जीवन पर्यंत प्रभावशील रहता है। कम शब्दों में हम तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे, अक्सर देखा जाता है मिडिल क्लास में अधिकांश परिवार में मद्यपान का सेवन होता है और वो सेवन के कई रूप हो सकते हैं। और जिन परिवारों में मद्यपान का सेवन होता है, मान के चलिए 50% परिवार वो दुविधा में रहते हैं, वो किसी प्रकार से तरक्की नहीं कर सकते हैं। यदि लिमिटेशन, कंडीशन और शिक्षण विधि के अनुसार किसी को कार्य किया जाता है तो उसमें तो किसी तरीके से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किंतु अंधविश्वास और मद्यपान को सिर्फ एक परंपरा के आधार पर अपने परिवार में, खानदान में समायोजित करना, ये एक तरीके का बहुत ही गलत प्रचलन है। और इसका हम तो नैतिक तरीके से, सामाजिक तरीके से, मौलिक तरीके से पूर्णतः विरोध करना चाहेंगे। और विरोध करना स्वाभाविक होना भी चाहिए, हर परिवार का होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम जो इस वीडियो क्लिप को बनाने के पीछे का मकसद है, वो मकसद यही है कि हमारे साथ, हमारे जीवन काल में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। और वो जो भी हैं हाथ धो बैठे हैं, उनका सबसे पहला प्रमुख कारण उनकी माँ रही हैं, उसके बाद उनके पिता रहे हैं, उसके बाद उनकी संगति रही है, उसके बाद उनका परिवार रहा है, उसके बाद द्वितीय श्रेणी में वो परिवार रहा है जो अशिक्षित रहा है, अंधविश्वास है। और हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो क्लिप को देखने के उपरांत, ख़ास तौर से जो माताएं बहनें अशिक्षित हैं, तो सबसे पहले शिक्षा तो वो ग्रहण नहीं कर सकती हैं, किंतु अपने बच्चों को वो शिक्षा देने का प्रयास करें। और शिक्षा ऐसी देने का प्रयास करें कि वे अपने जीवन को स्वतः अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो सकें। क्योंकि जिस माता पिता ने अपने बच्चों को कंधे पर बैठा लिया, माथे पर बैठा लिया या उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने का प्रयास किया, तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए जितना धन है उतना तो खर्च होना ही होना है। और यदि वो संसार में जीवित रहें या नहीं रहें, तो जितना बचा हुआ धन है वो भी ऐसे मान के चलिए जितना धन उनके कार्यकाल में ख़त्म हुआ है, उसके 1/4 भाग के समय में उनके बच्चे भी उस धन का विनाश कर देंगे। अपने माता पिता को तो वो नाम बिल्कुल ऐसे मान के चलिए ना के बराबर करेंगे, और ख़ुद का भी नाम वो इस तरीके से प्रकाशित करेंगे कि आने वाली पीढ़ी में भी ना तो उनका नाम होगा और ना ही उनकी पीढ़ियों में संतानों का नाम होगा। धन्यवाद। जय हिंद। कम शब्दों में हमने अपनी पूरी बात कहना चाहिए। उम्मीद है कुछ लोगों को हमारी बात समझ में आ चुकी होगी। धन्यवाद। जय हिंद।